हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। यह जो आप लेक्चर देखने वाले हैं यह एक पूरे भूगोल के कोर्स का एक भाग है जिसमें हम 120 लेक्चर लेंगे। यह एक पूरा पेड कोर्स है जिसमें आप कैसे भाग आपको लेना है तमाम चीज़ें आप हमसे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो इन सब बातों पे हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं कि ये जो टॉपिक है इसमें क्या क्या आज हम कवर करेंगे 1 घंटे के अंदर। इसमें हम पहले प्राप्त करेंगे परिचय कि पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है इसकी जानकारी हम क्यों और कैसे प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ संरचना जानने का जो माध्यम है उसको भी जानेंगे कि इसे हम प्रत्यक्ष रूप से जानेंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से जानेंगे। इसके बाद इसकी जो संरचना है इसके माध्यम में हम भूकंप की तरंगों का प्रयोग करेंगे। अगर भूकंप की तरंगों का प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है भूकंप की तरंगों का गुणधर्म भी हमें पता होना चाहिए। अगर गुणधर्म की बात करें तो पी तरंग और यस तरंग का छाया क्षेत्र भी हमें पता होना चाहिए। जब इतनी जानकारी हम जान लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब जा कर के हम पृथ्वी की जो संरचना है, पृथ्वी की संरचना, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होगी। अगर आपको लगता है कि आप बिना किसी मेहनत के बहुत वैसे ही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे तो आप गलत फहमी में हैं, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब जब संरचना हम जान लेंगे कि पृथ्वी में कितने भाग हैं, तो कई बार एग्जाम में यही पूछा है कि पृथ्वी में परतों की संख्या कितनी है, तो 5 होती है, लेकिन यहाँ पर 3 शो कर रही हैं। तो ये मुख्य रूप से हैं, लेकिन अगर इसे विभाजित करेंगे जैसे अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर आउटर कोर, इनर कोर, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम बहुत ही विस्तार पूर्वक आज इस वीडियो लेक्चर में पूरा आपको समझाने वाले हैं। यहाँ देखिए बीच में एक छोटा सा फिगर आपको नज़र आ रहा है। इस फिगर को हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे और ये जो पृथ्वी की जो परतें आपको दिखाई पड़ रही हैं यहाँ पर, इन सारी परतों के बारे में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि आखिर ये पृथ्वी की संरचना क्या है। आप अगर इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं तो आप इसमें जान लीजिए कि ये किस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। अगर आप प्री का एग्ज़ाम देते हैं किसी भी का, जैसे मान लीजिए आप आईएएस का देते हैं, पीसीएस देते हैं, या आप सपोज दैट टीजीटी पीजीटी के छात्र हैं, या कोई अदर एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप देखते हैं, तो ये जो वीडियो है सभी के लिए बहुत उपयोगी है। तो अगर आप इस पूरे लेक्चर को आप अटेंड करेंगे तो पृथ्वी की संरचना से आने वाले प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो परिचय है, संरचना का माध्यम है, इसमें बहुत सारी बातें मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, आप ये जान लीजिए हमारे भूगोल का आधार स्तंभ होता है। भूगोल में 2 ही बल होते हैं। अगर आपको बलों के बारे में पता हो, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी उच्चा बचा आप देखते हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 बल जिम्मेदार हैं, जिसमें से एक को कहा जाता है अंतर्जात बल और दूसरे को कहा जाता है बहिर्जात बल। आपने अगर गौर किया हो तो देखा होगा कि पृथ्वी पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये पृथ्वी आपको दिख रही है, तो इस पृथ्वी पर ये देखिए आपको अफ्रीका महाद्वीप नज़र आ रहा, ये दक्षिणी अमेरिका नज़र आ रहा, यहाँ बीच में समुद्र नज़र आ रहा, दक्षिण अटलांटिक महासागर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस ग्लोब पर देखने को मिलती हैं। तो जाहिर सी बात है जो पृथ्वी पर ये तमाम प्रकार के जो उच्चावच हैं इनका निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप में कैसे आई, और पृथ्वी में कहाँ पे खनिज पाया जाएगा, कहाँ पर कौन सी धातु पाई जाएगी, पर्वत, पठार, मैदान, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, जो कुछ भी आप देखते हैं, चट्टान देखते हैं, इन सब का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको नहीं पता होगी तो जाहिर सी बात है कि आप पर्वत, पठार, मैदान, भूकंप, सुनामी, समुद्र विज्ञान, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, या आप यूं कह लीजिए कि आपका जो जियोग्राफी है इसका 70% जो सिलेबस है ये पृथ्वी की संरचना से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन बहुत सारे जो छात्र हैं जो सिर्फ किताबों को पढ़ते हैं, जिनके पास अनुभव नहीं है या जो बहुत डीपली नॉलेज नहीं रखते हैं, उनको लगता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसमें हम आपको क्रस्ट मेंटल कोर का गुणधर्म बता देंगे, उसमें पाए जाने वाले तत्वों को बता देंगे और आप सोचेंगे कि मैंने तो इसको पढ़ लिया। लेकिन जैसे ही वो प्रश्न को जोड़ेगा और आपसे कोई नया प्रश्न बनाकर पूछेगा, वैसे ही आप वहां धड़ाम हो जाएंगे। जैसे जानकारी के लिए मैं मेंस का एक क्वेश्चंस है, मैं उसको थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, आपको बता रहे हैं यहीं पे लिख करके, ठीक है दोस्तों।
थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये आईएएस में, मेंस में, जीएस में पूछा गया। तो क्वेश्चन क्या था थोड़ा सा आप देखिए। वो क्वेश्चन ये था कि भूकंप ज्वालामुखी, थोड़ा लिखने में क्योंकि मैं डिजिटल पेन से लिख रहा हूं, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी विनाशकारी प्लेट किनारों से कैसे संबंधित होते हैं? कैसे संबंधित होते हैं? विनाशकारी प्लेट किनारों से कैसे संबंधित होते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है अगर आप देखें तो यहां पर आपसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, आपसे विनाशकारी प्लेट किनारों के साथ इसके संबंध को पूछ रहा है। तो जिन छात्रों को पृथ्वी के इन प्लेटों का जानकारी होगा, इन परतों की जानकारी होगी और ये प्लेटें कैसे और क्यों चलती हैं, बहुत सारी जो बातें पृथ्वी के अंदर से ही निकल करके आती हैं, जो लोग इस चीज़ को जानेंगे वो लोग बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों का सलूशन दे ले जाएंगे। तो चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से आप चीज़ों को क्या करेंगे, कवर करेंगे, हैंडल कर लेंगे। तो इसके लिए आपको ये पूरा जो लेक्चर है आपको इसे देखना होगा। तो चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। अब यहाँ पर आप जान लीजिए ये जो हमारा ऑनलाइन क्लास है ये पेड कोर्स है। कैसा कोर्स है? पेड कोर्स है। अगर आपको सभी 120 लेक्चर का जो वीडियो है आपको चाहिए तो आपको फीस पेड करनी पड़ेगी। उसकी जो फ़ी है वो मात्र 3000 रुपये है। लॉकडाउन की अभी प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से 3000 रुपये आपको पेड करना है गूगल, फ़ोनपे, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से। इसके अलावा जो लेक्चर मैं दूंगा 120 लेक्चर, प्रत्येक लेक्चर के अंत में आपसे हम जूम क्लास देंगे। जूम क्लास का मतलब ये होगा कि आप उस क्लास में लाइव जुड़ेंगे। लाइव जुड़ने के बाद आप हमसे जो प्रश्न आप के मन में आ रहे हैं कि सर हम ये चीज़ नहीं समझ पाए, या कोई भी जो आपके मन में सवाल हैं उसको आप कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ हम आपका जो लेक्चर होगा उस पर टेस्ट पेपर लेंगे और आपको कुछ नोट्स भी पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रदान करेंगे, जिससे आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। और ये जो वीडियो है आपके लिए प्रदान किया जाएगा तो आप इसे 3-4 बार, 10 बार, जितनी बार आप चाहेंगे आप इसे देख पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स होगा। इसमें आपको कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगर आपके मन में कोई भी भ्रम, दुविधा है, कोई भी बात है तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो ये नंबर मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, 94 15 29 35 60। इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे आगे इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं आप जानना चाहते हैं उससे आप पूछ सकते हैं। और भूगोल विषय की लोकप्रियता क्या है, बहुत सारे छात्रों के मन में रहता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें मेंस में। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जो भूगोल है बहुत ही उपयोगी है आपके सिविल सर्विसेज में। किसमें? जो सिविल का एग्ज़ाम होता है उसमें भूगोल से महत्वपूर्ण दूसरा कोई विषय नहीं है। तो आप इसकी जो गुणधर्म है इसको यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि भूगोल विषय को पढ़ करके आपको क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि आप इसे स्वयं पढ़ कर जान सकते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा लेक्चर प्लान भी है। अगर लेक्चर प्लान आप देखना चाहते हैं तो आप जब हमसे ग्रुप में जुड़ेंगे तब वहाँ पर हम आपको लेक्चर प्लान पूरा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे लेक्चर फर्स्ट है पृथ्वी की संरचना, 2 है महाद्वीपों महासागरों नितल की उत्पत्ति, 3 प्लेट विवर्तन की, 4 ज्वालामुखी भूकंप सुनामी, 5वां समस्थिति का सिद्धांत, 6 पर्वत पठार मैदान। ऐसे जो हमारा लेक्चर है ये पूरा आपको हम प्रदान कर देंगे। और लेक्चर वाइज आपकी 1-1 घंटे 2-2 घंटे की जो क्लास है वो आपको करवाई जाएगी, जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से किसी भी परीक्षा को आप पास कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है पृथ्वी की संरचना जानने का है। तो यहाँ थोड़ा सा पृथ्वी की संरचना को देख लेते हैं। ये देखिए आपकी कोर है, इनर कोर, ये आउटर कोर है, ये मेंटल है और इसके ऊपर आपकी है क्रस्ट। अब इसी के बारे में ये परतें कैसे निर्धारित की गई, इनका क्या गुणधर्म होता है, इसके लिए क्या क्या आपको जानकारी चाहिए। तो हम आपको जैसे क्लास में ऑफलाइन पढ़ाते हैं यहाँ प्रयागराज में, अगर जिन छात्रों को हमारे बारे में पता नहीं है तो जान लें कि हम सक्षम आईएएस कोचिंग, सक्षम आईएएस प्रयागराज में इसे संचालित करते हैं। कहाँ पे? जिनको ऑफलाइन पढ़ना होगा वो लोग आकर के आफ्टर कोरोना, कब?
आफ्टर कोरोना आकर के हमसे क्लास ऑफलाइन ले सकते हैं, जिसकी फ़ीस अलग होती है। अब यहाँ पर जो आपको क्लास दी जाएगी, इसमें हम जितना भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम से संबंधित है, क्या है कॉन्सेप्ट, उस सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट जानेंगे तो यकीन मानिए कि आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं होगा। भूगोल अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो भूगोल पढ़ना शुरू करने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि आपको प्रत्येक टॉपिक पर ये प्रश्न होना चाहिए, ये चीज़ क्यों हो गई, ये चीज़ कैसे घटित हो गई। ठीक है, ये चीज़ क्यों हुई और ये चीज़ कैसे हुई। अगर क्यों और कैसे का जवाब आपको पता हो जाता है तो इसी को आप कॉन्सेप्ट कहते हैं। और ये चीज़ कहाँ अवस्थित है, ये चीज़ कहाँ अवस्थित है, इसी को आप कहते हैं भूगोल में मैपिंग। क्या कहते हैं, मैपिंग। तो मैपिंग बहुत ही आसान होती है, जो कि इस कोर्स में इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले क्यों और कैसे का आप उत्तर ढूंढें, और क्यों और कैसे अगर आपको मिल जाएगा तो कहाँ का उत्तर ढूंढने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा कोर्स है, इसकी जो आउटलाइन है, लेक्चर प्लान है, लेक्चर आउटलाइन है, आपके समझ यहाँ पर दिखाया गया है। तो सबसे पहले इसमें इतने भाग होंगे, परिचय होगा, संरचना जानने का माध्यम होगा, उसके बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष माध्यम होंगे, भूकंप की तरंगे होंगी, इस पे हम सब पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, सबको समझाएंगे और समझा करके लास्ट में आपको इस लेक्चर के पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। इतना करने के बाद आपसे अब किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न आंतरिक संरचना से पूछता है या पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पूछता है तो आप उसे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विस्तार पूर्वक बताने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी से एक त्रिज्यखंड काट के निकाला गया है। ये देखिए त्रिज्यखंड यहाँ काट के निकाला गया है। इस त्रिज्यखंड को फिर हम कई भागों में क्या करते हैं, बांट लेते हैं, और जब बांट लेते हैं तो उसके जो गुण होते हैं उन्हीं को आज आपको पढ़ना है। तो जो भी हम फिगर ऐसे बनाएंगे रफली, तो ये फिगर आपको भी अपने कॉपी में बनाना है। जैसे ये पृथ्वी का टुकड़ा ले लिया हमने, अब इसी को हम इस प्रकार से भागों में बांटेंगे। ठीक है, इस ऊपर वाले को नाम दिया जाएगा क्रस्ट, इसको नाम दिया जाएगा मेंटल, इसको नाम दिया जाएगा कोर। ये क्यों और कैसे बांटा जाएगा, इसको किस प्रकार से विभाजित किया गया है, ऐसी तमाम बातों पर, इसका जो कॉन्सेप्ट है कि इसे 3 परतों में क्यों विभाजित किया गया है, कैसे विभाजित किया गया है, इत्यादि बातों को हम इस क्लास में पूरे विस्तार के साथ आपको पढ़ा देंगे, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं, परिचय लेते हैं इसका। देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने एक पृथ्वी का ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है। अब आपको पृथ्वी के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो हमारी पृथ्वी है, जैसे ये पृथ्वी का केंद्र होगा। अब ये पृथ्वी के सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की अगर दूरी की बात कर लें तो ये दूरी है 6370 किलोमीटर। कई बार एग्जाम में पृथ्वी की त्रिज्या पूछता है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6370 किलोमीटर। किसी किसी बुक में 6400 किलोमीटर भी दिया रहता है, जो कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन यहाँ पर भूगोल में हम पृथ्वी की त्रिज्या हमेशा 6370 किलोमीटर ही लेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चल के जब आप समस्थिति पढ़ेंगे तो चीज़ों को समझ जाएंगे कि इसमें 30 किलोमीटर का ऐसा क्यों लिया गया। दोस्तों, अब आपको थोड़ा इसका परिचय प्राप्त करना है। आप सपोज करिए कि आप वो प्रथम इंसान हैं, जैसे यहाँ पे आप बैठे हैं इस पृथ्वी के ऊपर। आप सपोज करिए कि आप वो प्रथम इंसान हैं जिसको बताना है कि इस पृथ्वी के अंदर आखिर क्या है। अगर इस पृथ्वी के अंदर क्या है तो जाहिर सी बात, इसे बताने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। पृथ्वी का अगर क्षेत्रफल की थोड़ा बात कर लें तो आप इसका डायमेंशन समझ पाएंगे। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है, जो कि बहुत ही विशाल है। इसकी त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। अब आपको काम दिया गया कि भैया चलो 6370 किलोमीटर के अंदर घुसो और बताओ कि पृथ्वी के अंदर क्या है, ये ठोस में है, द्रव में है कि गैसीय रूप में है, पृथ्वी के अंदर क्या है। ऐसी तमाम बातें हैं जो कि आपको इस लेक्चर में हम जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं यहाँ प्रयागराज में, वैसे ही बताने का प्रयास करेंगे। तो ये पृथ्वी अपने दिमाग पर रखिए और थोड़ा सा आप सोचिए कि अब आप क्या करेंगे, पृथ्वी के अंदर जाने का और या फिर बाहर से कैसे आप इसे ज्ञात करेंगे। तो इसी के संबंध में हम
आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ संरचना जानने का जो माध्यम है, अब हमारे पास दो प्रकार के माध्यम होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है जैसे आप अगर यहाँ से घुसना शुरू करिए पृथ्वी में, और ये पृथ्वी का केंद्र है, अंदर का भाग है, अगर आप पृथ्वी के अंदर घुस करके जाके देख पाते हैं तो इसका मतलब ये आपका प्रत्यक्ष माध्यम हुआ, ठीक है। लेकिन यदि आप यहीं बाहर से बैठे बैठे ही अंदर की बातों को जान जाते हैं तो इसका मतलब आप अप्रत्यक्ष रूप से उसे जान रहे हैं। जैसे अभी आप हमसे क्लास यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारी क्लास है, यहाँ आप इस क्लास को लाइव तो पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम आपके सामने नहीं हैं, आप हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख रहे हैं, आप हमें अप्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति होगा वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम अगर उसे दिया जाए तो सबसे पहले वो प्रत्यक्ष माध्यम को अपनाएगा। जैसे ये पृथ्वी हमारी है तो सबसे पहले लोग बोलेंगे कि हम पृथ्वी के अंदर प्रवेश करेंगे। क्या करेंगे? हम पृथ्वी के अंदर प्रवेश करेंगे और बहुत आसानी से पृथ्वी के अंदर घुस जाएंगे। तो सबसे पहले जो लोग काम करते हैं वो कहते हैं कि हम सुरंग बनाएंगे। क्या करेंगे? सुरंग खोदेंगे। तो अगर आपको काम दिया गया है कि पृथ्वी की संरचना की जानकारी आपको बतानी है तो सबसे पहले आप सुरंग खोदने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जब आप सुरंग खोदेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी, यहीं से एग्जाम में प्रश्न बनता है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को लिया हूं कि जब पृथ्वी के अंदर आप प्रवेश करेंगे, खुदाई करते हुए अंदर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर धरातल को हम 0 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ 0 मान लेते हैं, किलोमीटर से हटा देते हैं क्योंकि ये मीटर में दूरी हमें लेना है, ठीक है। ये 0 मीटर मान लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे, ये 32 गए, फिर 32 के बाद 64 आएगा, ठीक है। तो हमारा जो टेम्परेचर है प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इसी को सामान्य ताप वृद्धि दर कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जब आप घुसते हैं क्रस्ट में, क्रस्ट का मतलब अगर ये आपकी पृथ्वी है, अच्छे से समझिएगा, अगर ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर से आपको अंदर जाना है। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे तो ये जो मैं कॉलम बना रहा हूँ 32-32 मीटर के खंड का है। कितने कितने का है? 32-32 मीटर का है। तो ये 32-32 मीटर पर आपका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ता जाता है। इसी को कई बार एग्जाम में आपसे प्री में पूछ लिया गया है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान कितना बढ़ता है? तो आप बताएंगे +1 डिग्री सेल्सियस की दर से हमारा तापमान बढ़ता है, जो कि कोई समस्या की बात नहीं है, बहुत आसानी से आपको याद हो गया होगा। लेकिन ये तापमान पृथ्वी के केंद्र तक नहीं बढ़ता, ध्यान रखिएगा। अगर प्रति 32 मीटर पर टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ाते गए, अब यही कॉन्सेप्ट है, समझिए इस बात को, किताबों में नहीं मिलेगा आपको। अगर प्रति 32 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ता गया तो पृथ्वी के कोर पे जाने पर लाख डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आ जाएगा और पृथ्वी अपने वर्तमान रूप में नहीं रह पाएगी, पिघल जाएगी। ये मात्र और मात्र बढ़ोतरी जो होती है 12 किलोमीटर की गहराई तक होती है। कहाँ तक होती है? 12 किलोमीटर की गहराई तक मान्य है। उसके बाद इस दर से हमारा तापमान नहीं बढ़ता। उसके बाद का जो तापमान है उसको निर्धारित करने वाले बहुत से कारक हैं, जिसको हम आगे चलकर को आपको बताएंगे विस्तार से। तो अब हमें यहाँ पे चर्चा करना था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम का। तो सबसे पहले हमने एक माध्यम लिया था जिसका नाम था सुरंग। तो सुरंग बनाने के बाद अगर हम यहाँ से लगभग अंदर जाएंगे तो अंदर जाने पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और आपको पता है जो हमारा लोहा होता, जो भी हमारा औजार होगा खुदाई करने का, जैसे मान लीजिए आपने JCB मशीन ले लिया, JCB से आप खुदाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर पृथ्वी का अंदर 500 डिग्री सेल्सियस हुआ, आगे बढ़कर 1000 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो आप एक बार कल्पना करके देखिए 500 डिग्री सेल्सियस और 1000 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो JCB का चोंगा है उसी में गल जाएगा और फिर आप खुदाई नहीं कर पाएंगे। अर्थात सुरंग के माध्यम से आप पृथ्वी के अंदर नहीं जा सकते। अगर अभी तक जो मनुष्यों ने सुरंग खोदी है उसकी जो सुरंगों की सबसे अधिकतम गहराई है, मनुष्य द्वारा खुदाई की गई सुरंग की गहराई अधिकतम गहराई है वो मात्र 12 किलोमीटर है। मतलब अभी तक जो मनुष्य हैं पृथ्वी के अंदर जो भी गहराई वो प्राप्त कर पाए हैं, सुरंग खोद पाए हैं, उसकी गहराई कितनी है? 12 किलोमीटर है। इसलिए हम सुरंग को माध्यम नहीं बना सकते, हमारा पहला माध्यम फेल हो गया। मतलब हम सुरंग से प्रत्यक्ष रूप से अंदर नहीं जा सकते। अब हम दूसरे माध्यम की तरफ आएंगे। अब दूसरा माध्यम हम क्या लेंगे? वो भी प्रत्यक्ष में ही लेंगे। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष माध्यम के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। तो जो हमारा दूसरा है, इसके बाद जब ये सुरंग का मामला फेल हो गया लोगों का, तो लोगों ने सोचा कि अब दूसरा माध्यम क्या अपनाएं। तो कुछ लोगों ने देखा
कि पृथ्वी पर बहुत सारे स्थानों से ज्वालामुखी निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का तात्पर्य आप समझते होंगे, एक चैप्टर होगा, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा बहुत विस्तार पूर्वक। जैसे पृथ्वी के सतह पर बहुत से स्थानों पर ऐसे शंकु बने होते हैं और इन शंकुओं से पिघला हुआ पदार्थ बाहर निकलता है जिसे हम लावा कहते हैं। मान लो ये पिघला हुआ पदार्थ है, इस ज्वालामुखी से निकल रहा है, जिसे हम लावा कहते हैं। लावा या मैग्मा। लावा या मैग्मा क्या होता है? जब चट्टान पढ़ाएंगे, ज्वालामुखी पढ़ाएंगे तो बहुत विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। तो जो ये ज्वालामुखी है, ये जो हमारा ज्वालामुखी है बहुत ही विस्तार पूर्वक पूरे पृथ्वी पर बहुत सारे स्थानों पर पाया जाता है। तो लोगों ने सोचा कि जैसे आज आपके, मतलब थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा जिससे आप समझ पाएँ। जैसे आप हैं, ये हैं आप, आपके घर में सपोज दैट कोई मीठा रखा गया है और आपके पापा मेहमानों के लिए रखे थे, लेकिन आप उस मिठाई को खा गए। क्या कर गए? समझिएगा थोड़ा सा। आपके लिए मिठाई रखी गई और आप वो मिठाई खा गए। अब उस मिठाई को अगर आपको चेक करना है, उनको जानना है कि मिठाई किसने खाई, और आपने कहा मैंने नहीं खाई, तो अगर जांच होगी तो सपोज दैट आपको उल्टी करवा दी जाए। क्या करवा दी जाए? उल्टी करवा दी जाए। उल्टी आप करेंगे तो अंदर से जो उसकी टेस्टिंग होगी करके बताया जा सकता है कि आपके पेट में क्या है। तो लोगों ने सोचा जिस प्रकार से आदमी के अंदर उल्टी करा करके अंदर की बातें जान सकते हैं कि पेट में क्या है, उसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर से लोगों ने सोचा कि ये जो ज्वालामुखी निकल रहे हैं पृथ्वी के अंदर से, और इसमें से जो मैग्मा, लावा इत्यादि बातें बाहर निकल रही हैं, वो भी इसकी उल्टी होंगी, और इसकी जांच करके हम बता सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से पदार्थ मौजूद होंगे। लेकिन जब जांच की गई तो ये पता चला है कि जो ज्वालामुखी होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर की गहराई से संबंधित होते हैं। अगर 200 किलोमीटर की गहराई से ही संबंधित होते हैं तो जाहिर सी बात है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर, और आपको जानकारी कितनी है? मात्र 200 किलोमीटर। अब 200 किलोमीटर की जानकारी लेकर के आप 6370 किलोमीटर के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आपकी जानकारी पृथ्वी के बारे में नगण्य है, अर्थात ज्वालामुखी के माध्यम से आप पृथ्वी की संरचना की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब तीसरे माध्यम की तरफ जाते हैं। अब तीसरा जो माध्यम है वो है पर्वत। क्या है? पर्वत। तो लोगों ने पर्वतों का अध्ययन किया। आपके धरातल पर बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, जैसे यहीं पर ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हिमालय है। क्या है? हिमालय है। लोगों ने पर्वतों का अध्ययन किया। लोगों को लगा कि पर्वत भी हो ना हो पृथ्वी के अंदर से ही निकल करके बाहर आए हैं। तो जब पर्वतों का अध्ययन किया गया तो ये ज्ञात हुआ कि जो हमारा पर्वत है वो मात्र 100 किलोमीटर की गहराई से ही वास्ता रखता। कितना? 100 किलोमीटर। अब बताइए, अगर कोई चीज़ मात्र 100 किलोमीटर के अंदर से ही निकल करके आई है तो आप उसके आंतरिक भाग की पूरी जानकारी या पूरी बात बताने में आपको असमर्थ बना देती है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष जो माध्यम है जानकारी के स्रोत का, वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। अर्थात सिंपल रूप में हम एक लाइन में कहेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रत्यक्ष माध्यम से नहीं प्राप्त की जा सकती है। ठीक, तो इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रत्यक्ष माध्यम से नहीं प्राप्त की जा सकती है। और ये प्रत्यक्ष माध्यम से क्यों नहीं प्राप्त की जा सकती है, मैंने कॉन्सेप्ट के साथ आपको बहुत विस्तार से सब बता दिया है। क्यों भी बता दिया और कैसे भी बता दिया, समझ गए? क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए ही जाना जाता हूँ। बिना कॉन्सेप्ट का आप मेंस का या प्री का वर्तमान जो दौर है स्टेटमेंट का एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आप सक्षम नहीं होंगे। अब अप्रत्यक्ष माध्यम के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अप्रत्यक्ष माध्यम के लिए जो अभी तक चीज़ें मतलब वैज्ञानिकों ने अभी मान्य की है, अप्रत्यक्ष का मतलब एक ऐसा माध्यम हमें चाहिए, एक ऐसा भेदी चाहिए जो हमारी ये जो पृथ्वी है इस पृथ्वी के अंदर जाए तो, लेकिन हम यहाँ बाहर ही बैठे रहें, मतलब हमको ना जाना पड़े और उसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो हमको बता दे। तो इस प्रकार से जो भूकंप है, आपने देखा होगा कि हमारी पृथ्वी पर जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं उससे तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे कैसी होती हैं अभी हम आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास एक तालाब है। क्या है ये? एक तालाब है। इस तालाब में अगर आप इस प्रकार से चीज़ों को लें तो आप देखेंगे कि इसमें लहर उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है? लहर उत्पन्न हो रही है। तो जिस प्रकार से अगर इसमें पत्थर फेंकते हैं तो लहर उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर भी अगर आप इसको करते हैं तो एक लहर जैसी उत्पन्न होती है। तो उसी लहर को ही सॉरी गाइज, तो उसी लहर को ही भूकंप की तरंग कहा जाता है। अर्थात पृथ्वी के अंदर
जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो टकराने से उसके पास से जो जहाँ से उसमें चोट होती है वहाँ से तरंगें उत्पन्न होती हैं, उसी को आप भूकंप की तरंग कहते हैं। तो भूकंप का चैप्टर हम अलग से आपको पढ़ाएंगे, लेकिन हमें पी, एस और यल तरंग के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी लेना है, क्योंकि हमारा जो माध्यम है जो पृथ्वी की संरचना बताएगा वो यही पी और एस तरंगे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको जान लीजिए। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भूकंप की जानकारी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हम किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हम भूकंप की तरंगों के माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो कौन कौन सी तरंगे हैं जिसके माध्यम से आप पृथ्वी की संरचना की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वो दोनों तरंगे हैं, यल नहीं है दोस्तों, वो दोनों तरंगे हैं पी तथा एस। ये आपसे बहुत बार एग्जाम में प्री में पूछा जा चुका है, पीसीएस में पूछा जा चुका है, एसएससी में पूछा जा चुका है, आईएएस में पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सी तरंगे हैं जो भूकंप की पृथ्वी की संरचना की जानकारी प्रदान करती हैं, तो आप बताएंगे पी तथा एस। अब ये जो पी तरंग है, देखो इस फिगर में यहाँ पे छोटी छोटी दिख रही, ये थोड़ी बड़ी दिख रही, ये थोड़ी बड़ी दिख रही, ये एक सिस्मोग्राफ यंत्र होता है। थोड़ा सा हम आपको भूकंप के बारे में थोड़ा सा बता ही देते हैं, क्योंकि जब तक आप उसे जानोगे नहीं तब तक थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। देखिए, सपोज दैट ये आपकी सतह है, क्या है, सतह है। अब इस सतह के नीचे ये सतह है जिसे आप क्रस्ट कहेंगे आगे चल के। यहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं, क्या कर रही हैं, दो प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो जिस बिंदु पर टक्कर होती है, जहां तरंगों का जन्म होता है, उसे हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, भूकंप का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, भूकंप केंद्र। अब ये भूकंप केंद्र है, ये सतह है, भूकंप केंद्र से सीधे 90 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। भूकंप केंद्र से 90 डिग्री पर जहां पर धरातल पर तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं, उसको आप इपिक सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इपिक सेंटर। इपिक सेंटर का मतलब है कि आपका अधिकेंद्र, क्या है ये, अधिकेंद्र। ठीक है, तो ये जो हमारा अधिकेंद्र है वो भूकंप केंद्र के 90 डिग्री पर होता है। ये बहुत बार आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भूकंप का अधिकेंद्र भूकंप केंद्र की कितने डिग्री पर होता है। ये देखिए, यहाँ पर आप पढ़ तो रहे पृथ्वी की संरचना, लेकिन इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको आपको जानना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानेंगे तो जैसे स्टेटमेंट बनाएगा आप वहीं धड़ाम हो जाएंगे और आप कहेंगे ये तो मेरे बस की बात नहीं है। जैसे आप लोगों को लगता है किताब पढ़ लिए कोई इधर उधर की, आपको लगता है आपको नॉलेज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई होती हैं। ये जो जियोग्राफी होती है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होती है, इसमें फिजिक्स का प्रयोग किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती है। इसी संबंध में मैं जोड़कर जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे ही आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब पर आपने बहुत सारे लोगों की क्लासेस देखी होंगी, बस लोग क्या करते हैं, किताब से कोई नोट्स उठा लिए, धीरे धीरे उसको बता दिए जोड़ जाड़ के, और आपको लगता है बस मुझे तो आ गया, और जब एग्जाम देने जाते हैं आप तब आपको पता चलता है कि आपको कितना आया वास्तव में। ठीक है, तो चलिए हम आगे इससे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा इपिक सेंटर है, सॉरी एक मिनट, ये जो हमारा इपिक सेंटर है दोस्तों, थोड़ा सा इरेजर हम लेते हैं, इपिक सेंटर है। इपिक सेंटर के पास पहुंचने के लिए जो तरंगे हैं, अब इसमें पी और एस और यल जो तरंग हैं, देखिए भूकंप केंद्र से तरंगे तीनों उत्पन्न होंगी एक ही साथ। भूकंप केंद्र से इपिक सेंटर पर जो तरंग सबसे पहले पहुंचेगी उसे हम पी वेव कहेंगे। क्या कहेंगे, पी। पी फॉर प्राइमरी होता है। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, मतलब जो तरंग भूकंप केंद्र से इपिक सेंटर पे सबसे पहले पहुंचेगी उसे हम प्राइमरी वेव कहेंगे। दूसरी तरंग का नाम है यस वेव। कौन सा वेव, यस वेव। पी के बाद जो तरंग यहां पर पहुंचती है इसको सेकेंडरी वेव कहेंगे, द्वितीयक तरंग कहेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये द्वितीयक तरंग हो गई। इसके बाद हमारी आती है ये सरफेस वेव, ये वाली, ये पूरी सरफेस वेव है जिसे आप यल तरंग भी कहते हैं। तो यल तरंग सबसे बाद में पहुंचती है। अब ये सबसे पहले क्यों पहुंचती है, सबसे बाद में पहुंचती है, ये सबसे पहले क्यों पहुंचती है, ये उसके बाद क्यों पहुंचती है, और ये सबसे बाद में क्यों पहुंचती है, इस पर भी आपको प्रश्न करना चाहिए कि ऐसा सर क्यों हो रहा है। अगर आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो आपका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें छिपकर आपको जानकारी मिलेगी कि जो पी तरंग होती है विनाशक क्यों नहीं होती,
कि यस तरंगें विनाशी होती हैं लेकिन थोड़ी होती हैं, जबकि यल तरंगें सर्वाधिक विनाश करती हैं। तो चलिए थोड़ा सा इस पर हम लोग विचार करते हैं। अब इस पर विचार करने के लिए आपको हम नीचे की स्लाइड में ले चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए गुणधर्म की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जैसे देखिए ये मैं तरंगों का थोड़ा सा फिगर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आपकी इस प्रकार से तरंगें बन गई हैं। तो ये जो सबसे पहले वाली तरंग है, यहाँ पर देखिए आप, एक मिनट, ये है पी तरंग, ये है यस और ये है यल। क्या है ये? यल है। ये जो पी तरंग है, अगर आपका ये मान लीजिए इपिक सेंटर है, सॉरी ये मान लीजिए फोकस है और ये इपिक सेंटर है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया यहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है और ये है सतह पर। कहाँ पर? सतह पर। यहाँ से जो तरंग सबसे पहले पहुँचेगी उसे आप प्राइमरी वेव कहेंगे। जिस तरंग का आयाम छोटा होगा, देखिए इसका जो तरंग दैर्ध्य है, आयाम है, ये काफ़ी क्या है? छोटा है। तो ये जिसका तरंग दैर्ध्य छोटा होगा वो अपनी ऊर्जा को लॉस किए, जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, जिन तरंगों का तरंग दैर्ध्य छोटा होता है उनकी चाल बहुत तीव्र होती है, जिन तरंगों का तरंग दैर्ध्य बड़ा होता है उनकी चाल स्लो होती है। ये फिजिक्स से आपको पता है। नहीं पता, थोड़ा एग्जांपल में देके आपको बता दूं। आपने बचपन में रेडियो का प्रयोग किया होगा, तो रेडियो में आपने देखा होगा दो बैंड होते थे ज़्यादातर रेडियो में। एक होता था मीडियम वेव और दूसरा होता था शॉर्ट वेव। दो बैंड होते थे रेडियो में। मीडियम वेव पे आपके लोकल चैनल पकड़ते थे, लेकिन शॉर्ट वेव पे जैसे रेडियो आप ट्यून करते थे, पूरे विश्व से, चाइना से लेके अमेरिका तक के चैनल आप एक्सेस कर पाते थे। ऐसी स्थिति का मतलब यह है कि जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता था पूरे विश्व के काफ़ी दूरी को तय कर लेता है, मतलब स्पीड उसकी अधिक होती, जबकि जो मीडियम वेव होता था उसमें आप अपने क्षेत्रीय चैनल को ही सुन पाते हैं। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। तो ये जो पी वेव है, जाहिर सी बात है इसकी चाल अधिक होगी। जिसकी चाल अधिक होगी वो क्या होगा? इपिक सेंटर पे सबसे पहले पहुंचेगा। इसीलिए आपकी जो पी तरंग है वो सबसे पहले इपिक सेंटर पे या धरातल के सतह पर ऊपर आ जाती है केंद्र से, इसीलिए इसे प्राइमरी वेव कहते हैं। अब दूसरी बात, विनाश क्षमता की बात कर लेते हैं। विनाश कौन करेगा? अब यहां पर देखिए ये जो तरंगों को दोलन करा रहा, बहुत सूक्ष्म दोलन करा रहा। जैसे अब मैं आपके ऊपर एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि अभी आप लोग यहाँ पर आए हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपने घर से तैयारी कर रहे हैं। अब जिस बच्चे का लक्ष्य है कि मुझे आईएएस बनना है, क्या बनना है? आईएएस बनना है। अब आपको आईएएस बनना है, लेकिन आप आईएएस बनने के लिए सही ढंग से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। आप पता लगा मार्ग में एसएससी का एग्जाम आ रहा, लॉलीपॉप दिखा, उसके लिए फॉर्म भर दिए। लेखपाल का आया, उसके लिए भर दिए। मतलब अगर आपका लक्ष्य सही नहीं है, आप अपनी ऊर्जा को बहुत सारे स्थानों पे खर्च करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप विनाश तो करेंगे अपने आप का, लेकिन आप लक्ष्य पे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन वहीं पर ये जो पी लड़का है जो कि आईएएस बन जाएगा, ये अपने लक्ष्य से बहुत थोड़ा सा विचलित होता है, इसलिए इसकी स्पीड अधिक होती है और वो बहुत कम समय में अपने लक्ष्य को क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है, अर्थात आईएएस बन जाता है। मतलब अब यहाँ समझिए, जो पी तरंग है अपने मार्ग से बहुत कम विचलन दर्शाती है, इसीलिए ये बहुत ही तीव्रता से आगे बढ़ती है। साथ ही साथ ये इस चीज़ को प्रभावित नहीं कर पाती है और चीज़ों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे यस तरंग का गुणधर्म। किसका बताएंगे? यस तरंग का गुणधर्म बताएंगे। ये द्वितीयक तरंग। अभी जो द्वितीयक तरंग है इसकी क्या खासियत है, इसे थोड़ा सा आप समझिए। ये जो द्वितीयक तरंग है, देखिए इसकी तरंग दैर्ध्य है यस तरंग से अधिक है, सॉरी पी तरंग से अधिक है। तो पी से अधिक है तो जाहिर सी बात है इसको जो फोकस से इपिक सेंटर के बीच दूरी तय करनी होगी, इसको समय थोड़ा ज़्यादा लगे, क्योंकि विचलन ज़्यादा दर्शा रही है। मतलब ये भी नौकरी अपनी पा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको समय लगेगा। लेकिन यहीं पर यल है जो कि अपनी सारी ऊर्जा को नष्ट कर देगा, और ऊर्जा को नष्ट करने की वजह से सतह के आसपास ही रह जाएगा और यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा कभी, पिक से मतलब पृथ्वी केंद्र की तरफ पहुँच ही नहीं पाएगा, पृथ्वी के ऊपरी भाग में ही गमन करता हुआ रह जाएगा। इसीलिए जो सबसे अधिक विनाश होता है वो किस तरंग से होता है? यल तरंग से होता है। तो मतलब यल तरंगे सर्वाधिक विनाशी होती हैं। क्या होती हैं? यल तरंगे अगर विनाश की बात की जाए तो यल तरंगे सर्वाधिक विनाशी होती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछेगा कि कौन सी तरंग सबसे अधिक विनाशी होती है, तो आप बताएंगे यल तरंगे सबसे अधिक विनाशी होती हैं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे।
अब ये जो भूकंप की तरंगों का जो गुणधर्म है, इन्हीं गुणधर्मों के आधार पर आप पृथ्वी की संरचना क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो संरचना ज्ञात करने से पहले बहुत सारी बातें और भी हैं जिस पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। तो यहाँ पर वो अगला टॉपिक जो आता है उसका नाम है पी तरंगों का छाया क्षेत्र। तो छाया क्षेत्र तो हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन आपको हम पहले इसका गुणधर्म बताना चाहेंगे। तो ये जो पी तरंग होती है, कौन सी तरंग होती है, पी तरंग। पी तरंग का गुणधर्म क्या है, सबसे पहले जान लीजिए। ये जो पी तरंगे होती हैं ये ध्वनि तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं। किसकी भांति व्यवहार करती हैं, ध्वनि तरंगों की भांति, ध्वनि तरंगों की भांति। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी गुणधर्म के आधार पर आप पृथ्वी की संरचना क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। मतलब ये पृथ्वी की जो हमारी संरचना है इसे ये ज्ञात करवा देगा। क्या करवा देगा, संरचना ज्ञात करवा देगा ध्वनि तरंगों के आधार भांति। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक चीज आप जानते होंगे कि जो ध्वनि तरंगों की चाल होती है वो किस चीज पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर हमें पी तरंग लेना है, तो आप समझिए वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ। इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ है। डेंसिटी हम डी सही से लिख देते हैं, ये डी डेंसिटी ऑफ अर्थ। मतलब पी तरंगों की चाल पृथ्वी के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अर्थात जब हमारी पी तरंग, जैसे हम अभी भूकंप केंद्र बनाएंगे, ये मान लीजिए पृथ्वी का है टुकड़ा, यहाँ पर फोकस है, तो जैसे जैसे पी तरंगे हमारी पृथ्वी के अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं, ये हमारी पी वेव्स है, जैसे जैसे अंदर प्रवेश करेगी तो इसकी चाल जो होगी, अगर यहाँ पर पदार्थ, अगर इसकी जो चाल देखेंगे हम, अगर घनत्व बढ़ेगा तो चाल बढ़ेगी, घनत्व घटेगा तो चाल घटेगी। इसके आधार पर ही हम आपको चीज़ें बता पाएंगे कि क्या चीज़ें इसमें सही होंगी, क्या चीज़ें गलत होंगी और पृथ्वी में कितनी परतें होंगी। तो ये फार्मूला आप नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि इसका हम प्रयोग आपको बहुत विस्तार पूर्वक करने वाले हैं आपको बताने के लिए। दूसरी बात, जो पी तरंगे होती हैं ये कंप्रेसिव वेव होती हैं। कैसी होती हैं, धक्के वाली तरंगे होती हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है कि निम्न में से धक्के वाली तरंग कौन सी है। तो धक्के वाली तरंग आपसे अगर पूछेगा तो आपको बताना होगा पी तरंगे। क्यों, क्योंकि ये स्प्रिंग की भांति व्यवहार करती हैं, इस प्रकार से ऐसे चलती हैं। तो ये धक्के वाली तरंगे हैं, मतलब पृथ्वी को ऊर्ध्वाधर रूप से धक्का मारती है। अगर ये भूकंप आएगा तो पृथ्वी को ऊपर नीचे ऐसे दोलन कराती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप इसे नोट डाउन नहीं करेंगे, इस चीज़ को वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता होगा पृथ्वी की संरचना बहुत आसान सी बात है, क्रस्ट मेंटल कोर हम पढ़ लेंगे, हमको जानकारी हो जाएगी। देख रहे हैं ना कितनी इसमें बातें हैं। तो यदि आप इस कोर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जो इसमें दिया गया नंबर है, आपको शुरुआत में नंबर होगा, या फिर हम बता देते हैं 94 15 29 35 60। इस नंबर पर आप हमें फ़ोन पे या पेटीएम के माध्यम से पैसा का भुगतान करके या इस पर कॉल करके संपर्क करके आप इस पूरे कोर्स से जुड़ सकते हैं। ये जो पूरा कोर्स होगा इसमें 120 घंटे के लेक्चर होंगे और इसी प्रकार के लेक्चर होंगे पूरे डेप्थ के साथ। इसको अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो एग्ज़ाम कोई भी होगा, जियोग्राफी से आने वाले प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। किसी भी एग्जाम का कोई भी प्रश्न इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो मैं कोर्स लेक्चर ले रहा हूँ आप सॉल्व करिए, आप देखिएगा कि आप उसे सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ चार्ट और चीज़ें होंगी, जो चीज़ें हम आपको ग्रुप में प्रदान करेंगे। जब आप जुड़ जाएंगे तो आपके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया जाएगा और उस ग्रुप में हम आपको बैच वाइज बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान करते रहेंगे, जिससे आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो ये चीज़ आपकी अगर हो गई हो, आपने नोट कर लिया हो वीडियो पूछ करके, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। तो इसके माध्यम से हम बताएंगे कि जो पी तरंगों का छाया क्षेत्र वो क्या होता है और पृथ्वी की संरचना की जानकारी हम इसके माध्यम से कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब हम इसको बताएंगे। थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं, 1 मिनट। आप अगर नोट डाउन कर लिए हों तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन का एक सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि जो चीज़ आप एक बार क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को आप बार बार पढ़ सकते हैं। वीडियो पॉज करके उसे बार बार आप देख सकते हैं, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि आप चीज़ों को अच्छे से देखिए, बार बार देखिए। उसको पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे।
ये हमारी गारंटी है एकदम अच्छे से, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो पी तरंगों का छाया क्षेत्र है, इसको जानने से पहले थोड़ी सी संरचना की हम बात करेंगे कि जो पी तरंगे हैं पृथ्वी के अंदर जो परतें पाई जाती हैं वो परतें कैसे पाई जाती हैं, इसी पी तरंग के आधार पर होता है। और यहीं पर एक और चीज आएगी आपकी जिसे हम कहेंगे असंबद्धता क्षेत्र। अब आप कहेंगे सर ये लीजिए एक चीज और लेके आप आ गए, असंबद्धता क्षेत्र। ये असंबद्धता क्षेत्र क्या होता है, इसके ऊपर भी मुझे चर्चा करनी है। असंबद्धता जिसे अंग्रेजी में कहेंगे डिसकंटिन्यूटी जोन। क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूटी जोन, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी जोन, असमर्थता क्षेत्र। ये असमर्थता क्षेत्र भी पी तरंगों से ही जुड़ा हुआ है और ये पृथ्वी की संरचना का एक विशेष भाग है जिसे आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो उसे भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं। यहाँ पर हम एक पृथ्वी का फिगर बनाएंगे। क्या करेंगे? एक पृथ्वी का फिगर बनाएंगे। देखिए ऐसे, इसका एक त्रिज्यखंड लेंगे ये। अब यहां पर सपोज करिए भूकंप का केंद्र है, ये मान लीजिए भूकंप का केंद्र एफ है। यहां से भूकंप की तरंगें चारों दिशा में निकलेंगी, तो हमें चारों दिशा से नहीं मतलब है। अब इन तरंगों में से एक तरंग हम पकड़ेंगे जो तरंग सीधे सीधे पृथ्वी के केंद्र की ओर क्या हो रही है? जा रही है। पृथ्वी की त्रिज्या आपको पहले से ही पता है 6370 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो दोस्त नहीं जानते हैं कि ये जो हमारी भूकंप की तरंगे उसको मापा कैसे जाता है, कई बार छोटे छोटे एग्जाम पूछ लेता है, तो सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है। क्या होता है? सिस्मोग्राफ। जब हम भूकंप पढ़ाएंगे तो उसमें सिस्मोग्राफ दिखाएंगे भी, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ यंत्र के माध्यम से इसकी हम चाल ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं? चाल ज्ञात कर लेते हैं, समय निकाल लेते हैं, तमाम चीज़ें हम इससे कर लेते हैं। तो चाल, समय, दूरी सब निकल जाती है और विभिन्न गहराई पर हमें पता लग जाता है कि इसकी चाल क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो पी तरंगे हमारी हैं, जब पृथ्वी के आपका ये जो भूकंप का केंद्र होता है, तो भूकंप के केंद्र से अंदर की तरफ जाती हैं तो सभी गहराइयों में समान रूप से नहीं जाती, क्योंकि जब हम परीक्षण करते हैं तो हमें ये मिलता है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर 0 किलोमीटर से 70 किलोमीटर, याद रखिएगा इस फिगर को आपको बनाना है, 0 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की गहराई तक जाने पर जो पी तरंगों की चाल होती है औसत रूप से 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। इसके बाद जब 70 से लेकर के 2900 किलोमीटर पे जाती है, ये तरंगे गुजरती हैं, तो यहाँ पर जो चाल होती है ये होती है 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की, ठीक है। इसके बाद जब 2900 से आगे बढ़ती हैं ये पी तरंगे, तो इसकी चाल होती है आपकी बढ़कर के 12 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये हमारा प्रेक्षण है। क्या है? हमारा प्रेक्षण है। अब समझिए, पृथ्वी के अंदर जब पी तरंगे गमन करती हैं, इस रास्ते से, देखिए ये रास्ता है पी तरंगों का जाने का। जब पृथ्वी के अंदर पी तरंगे गमन करती हैं तो ये एक समान चाल से नहीं चलती, बल्कि भिन्न भिन्न गहराइयों पर भिन्न भिन्न चालों से चलती हैं, जिसके कारण हमें आभास होता है कि पृथ्वी के अंदर परतें हैं। क्यों है भाई? अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ। याद है कि नहीं? अगर नहीं याद है तो याद करिए इसे, अभी देखिए पीछे वीडियो को करके, नहीं देखेंगे तो गए काम से आप, ठीक है। तो क्योंकि पी तरंगों का जो गुणधर्म होता है वो ध्वनि तरंगों की भांति होता है, और ध्वनि तरंगों की भांति होने के कारण ही इसके लिए फार्मूला था कि वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ है। तो इसे आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो जो पी तरंगों की चाल है वो पृथ्वी घनत्व के अनुपाती है। तो हम यहाँ जो चार्ट देख रहे हैं, हम ये पा रहे हैं कि पृथ्वी के 0 से 70 किलोमीटर वाले हिस्से में इसकी चाल 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ओके। उसके बाद इसकी चाल 8 से 10 है, मतलब इस दूरी में इसकी चाल बढ़ करके हो जाती है 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके बाद इस नीचे वाली जो गहराई है इसमें इसकी चाल बढ़ करके हो जा रही है 12 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड। इससे कुछ निष्कर्ष हमको निकालना पड़ेगा। ये जो निष्कर्ष हम निकालेंगे वो निष्कर्ष थोड़ा सा आप जान लीजिए निष्कर्ष का मतलब क्या है, कि अब जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर आप जा रहे हैं तो आपको चाल का 3 बैंड मिल रहा है, 5 से 6, 8 से 10 और 12 से 13। और यहाँ पर ये कह रहा फार्मूला कि इसकी जो चाल है पी तरंगों की उसके घनत्व के अनुपाती होगी, मतलब घनत्व जैसा होगा चाल वैसी होगी। तो यहाँ पर हमको 3 चाल मिल रही, नंबर 1, नंबर 2
और नंबर 3। अर्थात हमें अब बाहर बैठे बैठे ही अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात हो गया कि पृथ्वी के अंदर 3 परतें हैं। कितनी परतें हैं? 3 परतें। अब ये निर्धारित वैज्ञानिकों ने कर दिया कि पृथ्वी के अंदर 3 परतें पाई जाती हैं। अब इनका नामकरण कर दिया जाएगा, बता दिया जाए कि इन परतों का क्या क्या नाम है। तो जो सबसे पहली परत है इसको लोगों ने कहा क्रस्ट नाम दिया, दूसरे को नाम दिया मेंटल, अभी मैं पूरे विस्तार से दिखाऊंगा, तीसरे को कहा गया क्या? कोर। इस प्रकार से पृथ्वी में 3 परतें हो गई, क्रस्ट, मेंटल और कोर। घबराइए मत, अभी मैं अच्छे से लिख के बताऊंगा, पहले समझाने के लिए इसको थोड़ा ड्रा कर रहा हूं। तो ये क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और कोर हो गया। तो पृथ्वी में 3 परतें, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब बात आई असमर्थता क्षेत्र की। किसकी बात आई? असमर्थता क्षेत्र की, डिसकंटिन्यूटी जोन की, जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे चर्चा की थी। अब देखिए, पी तरंग यहां से चली थी, यहां से चलने के बाद जहां पर उसकी चाल में अंतर आएगा, जहां पर उसकी चाल डिस्टर्ब होगी, उसी को कहा जाएगा डिसकंटिन्यूअस। सपोज दैट, आप सपोज करिए कि आप एक कार से चल रहे थे। किससे चल रहे थे? एक कार थी आपके पास। वो जो कार थी उसकी जो चाल थी घनत्व के अनुसार थी। अभी आप पेट्रोल से कार भगाते हैं ना, तो ये जो कार आपकी चलेगी वो घनत्व से चलेगी। उसका घनत्व घटेगा मार्ग का तो उसकी चाल घटेगी, अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगी। ठीक है। अब सपोज करिए ये चाल सतह से अंदर की तरफ जब जा रही है अपने हाईवे पर, तो 0 से 70 किलोमीटर के बीच इसकी जो चाल है 5 से 6 किलोमीटर या 5 से 8 कर लीजिए, 5 से 7 कुछ भी आप मान लीजिए, इसी के नियर अबाउट। तो 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यहां पर इसकी चाल बहुत धीमी है। इसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है, तो जब ये पहुंचती है 70 किलोमीटर पर, तो यहाँ पर इसको एक ब्रेकर मिलता है, एक मार्ग में जोड़ मिलता है। जैसे जब 2 हाईवे जुड़ते हैं, एक नया एक पुराना, तो बीच में थोड़ा सा उभार होता, गड्ढा होता, जोड़ होता है। तो जब जोड़ में पहुंचती है तो यहाँ पर इसकी चाल थोड़ी सी भिन्न हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके बाद जैसे इस गड्ढे को ये पार करती है, इसकी चाल अचानक से बढ़ करके 8 से 10 हो जाती है। अब आप बताइए, अगर पहले 5 से 6 रही हो, अब ये बढ़कर के 8 से 10 हो गई हो, तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? आप निष्कर्ष यही निकालेंगे कि अब यहां पर जो हमारी चाल है वो बढ़ गई है। तो अगर चाल बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है, अब मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं जिससे आप समझ पाए। 1 मिनट होल्ड डाउन। जी हाँ, मिट गया है। अब इसकी जो चाल है 5 से 6 यहां थी नंबर 1 भाग में, नंबर 2 में थी 8 से 10। ये किलोमीटर पर सेकंड में चाल है। तो अगर यहाँ 5 से 6 है और यहाँ 8 से 10 है, इसका मतलब जो हमारी कार चल रही थी घनत्व के अनुसार चल रही थी। किसके अनुसार चल रही थी? घनत्व। ये D1 घनत्व तो मान लेते पहले भाग का, दूसरे का मान लेता हूँ D2। तो पहले में D1 घनत्व था, दूसरे में D2 घनत्व था। तो अगर आपको बताना हो यहाँ चाल D1 है, सॉरी 5 से 6 यहाँ पर ये है, तो अगर फार्मूला जो भी आपको कुछ देर पहले बताया गया था, वेलोसिटी ऑफ P वेव्स इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ, ये जो फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग अगर आप सोचें तो आप बताएंगे कि जो परत 1 है, फर्स्ट है, उसकी जो उसका जो घनत्व हो कम होगा किससे? परत सेकंड से। ठीक है। इसके बाद जो तीसरी परत है वहां पे आप देखेंगे चाल बढ़कर के 12 से 13 हो जा रही है। देखिए, ये चीज हम लोग अपने आप से नहीं बता रहे, ये चीज हमें बताता है भूकंप की तरंग का सिस्मोग्राफ। जो हमारी तरंगे उत्पन्न होती हैं पृथ्वी के अंदर जब भूकंप आता है, तो वो यही चीज बताता है कि ये कैसे हो रहा। तो इसके लिए हमको घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई आंकड़ा जो है ऐसा नहीं कि कोई कपोल कल्पित आंकड़ा है या किसी ने कह दिया, किसी ने जमसन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। भूगोल पूरी तरीके से विज्ञान पर आधारित है। अगर इसमें कोई भी चीज कहीं से भी आपको दाएं बाएं लगती है तो उसको आप विज्ञान कसौटी पे तौल सकते हैं, और यदि आप उसे गलत साबित कर देंगे तो रातों रात आप भी वैज्ञानिक होंगे। ठीक है। तो फिलहाल अभी वैज्ञानिक ना बनिए, बाद में बनिएगा। पहले समझिए कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले पृथ्वी के अंदर आपने पी तरंगों के माध्यम से आपने देखा कि यहां पर 1 2 3 परतें हैं। परतें क्यों हैं? क्योंकि इसका घनत्व अलग अलग है, और घनत्व अलग अलग होने के कारण से जहां पर ये एक दूसरे से जुड़ते हैं, जहां पर इनकी चाल में अंतर आता है, जैसे आपकी कार कंटिन्यूअस जा रही थी, जहां पर इस कार को रुकावट हुआ तो कार रुकी, थोड़ी सी धीमी हुई, इसका मतलब डिसकंटिन्यू हुई आपकी कार। इसीलिए इस क्षेत्र को कहा गया डिसकंटिन्यूअस जोन। आपसे मेंस में कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले असमता क्षेत्रों के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। असमता क्षेत्र क्यों और कैसे बनते हैं,
इत्यादि के बारे में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे से बताने के योग्य हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट है पूरे अच्छे से समझा दिया है। तो ये जो पहला जो आपका डिसकंटिन्यूटी जोन है, जो इसका एरिया है, इसका जो नाम है, इसको नाम दिया गया है मोहो। हमारे साथ लिखते जाइए, अपने फिगर में पीयूष करके लिख लीजिए। इसको जो पहला है 70 किलोमीटर पर, इसको कहा जाता मोहो असमर्थता। चलिए हम यहाँ बगल में बना देते हैं इसको मिटा करके, जिससे आप अच्छे से नोट कर सकें। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत बार आपको फिगर बनाना पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये फिगर कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको बनाने में समस्या का सामना करना पड़ेगा पहली बार में, लेकिन हम चाहते हैं कि धीरे धीरे आप इसे सीख जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब इसका हम कलर फिगर भी दिखाते हैं आपको, टेंशन ना लीजिए। ये देखिए, ये 0 किलोमीटर, ये 70 किलोमीटर, और ये आ गया आपका 2900 किलोमीटर। ओके, ये सारी दूरी किलोमीटर में है। सबसे पहले वाले भाग को क्या नाम दिया गया था? क्रस्ट। दूसरे वाले को क्या नाम दिया गया था? मेंटल। तीसरे को क्या नाम दिया गया था? कोर। तो पृथ्वी में कितनी परतें हैं? मुख्य रूप से 3, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब ये 70 पे स्पीड कम हुई थी, इसका नाम क्या है? मोहो। ये यहां पर जो है इसका नाम क्या है? गुटेनबर्ग। देखिए क्या नाम इसका? गुटेनबर्ग। तो 70 किलोमीटर पर जो असमर्थता पाई जाती है उसको मोहो असमर्थता कहा जाता है, और 2900 किलोमीटर के पास जो असमर्थता पाई जाती है उसको गुटेनबर्ग असमर्थता कहा जाता है। इस बात को आप बना लीजिए और याद भी कर लीजिए, क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मोहो असमर्थता कहाँ पाई जाती है। तो आपका उत्तर होगा कि मोहो असमर्थता क्रस्ट और मेंटल के बीच पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? क्रस्ट और मेंटल के बीच पाई जाती है। इसके बाद आपसे पूछेगा गुटेनबर्ग असमर्थता कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे गुटेनबर्ग असमर्थता मेंटल और कोर के बीच पाई जाती है। कितनी गहराई पर पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा 2900 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। ठीक है, तो अब आपको अभी 2 असमर्थताएं मिली हैं, अभी असमर्थताएं और भी मिलेंगी जो कि हम आपको आगे बताएंगे पूरा विस्तार से उसका क्या क्या नाम है, लेकिन मुख्य रूप से ये 2 असमर्थताएं हैं जो बड़े बड़े गड्ढे हैं। अब ये जो नाम है मोहो, इनका पूरा नाम था, एक वैज्ञानिक थे मोहरविक, तो जिसके शॉर्ट फॉर्म को लोग यूज करते हैं मोहो। ठीक है, और ये दूसरी जो असमर्थता है उसको ढूंढा था जिस विद्वान ने, उनका नाम था गुटेनबर्ग, जिसके आधार पर इसको गुटेनबर्ग असमर्थता के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी के अंदर जो प्रमुख 2 असमर्थताएं हैं मोहो और गुटेनबर्ग, इसको आप जान चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से पृथ्वी में 3 मुख्य रूप से परतें, नंबर 1, 2 और 3 क्या हो गई? निर्धारित कर दी गई। तीसरे हम कहते हैं पृथ्वी की संरचना की परतें कहते हैं। तो ये पृथ्वी की मुख्य रूप से जो हमारी 3 परतें हैं इसको आप देख चुके हैं। इसके बाद अभी हम छाया क्षेत्र की बात करेंगे। तो छाया क्षेत्र क्या होता है, इसी चीज को आपको समझना है। तो चलिए इसको भी हम आपको समझा ही देते हैं कि आखिर ये छाया क्षेत्र क्या बला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा फिर मिटाता हूं मैं और आपको समझाता हूं कि पृथ्वी का छाया क्षेत्र या पीत रंगों का छाया क्षेत्र क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पर पीत रंगों का एक गुणधर्म होता है, उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। गुणधर्म ये है कि जो पीत रंग है, कौन सी तरंग? एक मिनट, ये जो हमारी पीत रंग है ये पदार्थ की, ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की सभी अवस्था से, पदार्थ की सभी अवस्था से गुजर सकती है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, कई बार पूछा गया है कि जो पीत रंग है पदार्थ की सभी अवस्था से गुजर सकती है। अगर इस सभी अवस्था से गुजर सकती है तो जाहिर सी बात है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का भूकंप केंद्र यफ है, तो यहाँ, और ये मान लेता हूँ कोर है, थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ से तरंगे निकल रही हैं, पृथ्वी से भूकंप की पीत रंग निकल रही है, तो इस पीत रंग को पृथ्वी के चारों तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो भूकंप केंद्र से जब मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं तो थोड़ा सा समझा देता हूं। ये हमको साक्ष्य देता है कि पृथ्वी के अंदर परतें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? परतें। तो दोस्तों होता यह है कि पृथ्वी के भूकंप केंद्र से जब पीत रंग चलती है, कौन सी तरंग चलती है? पीत रंग चलती है, तो अपने भूकंप केंद्र से ये 143 डिग्री, ठीक है, 103 डिग्री से 143 डिग्री के बीच ये मूवमेंट करती है। तो होता क्या है कि यहाँ पर अगर 103 डिग्री है और यहाँ पर क्या है 143, किसी किसी बुक में 145 भी दिया है, यहाँ 103 है और यहाँ पे क्या है 145 है या 43 डिग्री है। तो मतलब ये जो क्षेत्र है
ये क्षेत्र इधर का और ये क्षेत्र इधर का। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये क्षेत्र ये क्षेत्र। अब इसका मैं ओरिजिनल फिगर भी दिखाऊंगा आगे जब भूकंप पढ़ाऊंगा तब आप इसे समझ पाएंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझिए कि पृथ्वी भूकंप केंद्र से जो पी तरंगे होती हैं 103 डिग्री से 143 डिग्री के बीच नहीं जा पाती हैं, इसी को आप छाया क्षेत्र कहते हैं। लेकिन अब आपने एक लाइन अभी पढ़ी, इसीलिए मैंने कहा आपको बहुत पहले ही कि मैं कॉन्सेप्ट ही पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट बिना जाने आप कुछ नहीं कर पाएंगे भूगोल में। तो ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, इसको समझिए। यहाँ पे लिखा गया है कि पदार्थ की सभी अवस्था से गुजर सकती है पी तरंग। तो जब सभी अवस्था से गुजर सकती है तो सभी स्थानों से जाना चाहिए। तो 103 डिग्री से 143 डिग्री के बीच धरातल पर क्यों नहीं पहुंचती भाई, दोनों तरफ बताइए। जबकि प्रत्येक जगह पर आपको ये चीज मिलेगी कि पदार्थ की सभी अवस्था से पी तरंग गुजर सकती है। जब पदार्थ की सभी अवस्था से पी तरंग गुजर सकती है तो 103 से 143 के बीच क्यों नहीं जाती है? इसलिए नहीं जाती है, अब यहां समझिए, इसलिए नहीं जाती क्योंकि जैसे जैसे घनत्व में परिवर्तन होता है वैसे वैसे तरंगे अपने को क्या करती हैं, बेंडिंग, उसकी बेंडिंग होती जाती है। जैसे आप एक प्रेडिकल जानते होंगे, थोड़ा सा आप उस प्रेडिकल को अगर भूल गए हों तो मैं याद दिलाना चाहूँगा, यहाँ पे बना के मैं बता रहा हूँ, एक मिनट वेट करें। वो जो प्रेडिकल है आपने बचपन में देखा होगा या आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि यदि हम किसी फ्लास्क में, जैसे ये मान लीजिए हमारा फ्लास्क है, इसमें हम जल भर लें, क्या भर लें, इसमें हम जल भर लें, और जल भरने के बाद इसमें अगर हम एक रॉड डाल दें, क्या डाल दें, एक रॉड डाल दें, देखिए ऐसे एक हम रॉड डाल दिए, और इस रॉड को अगर हम यहाँ आँख से अपने ऊपर से देखते हैं इस रॉड को, तो हमें ये रॉड थोड़ी सी तिरछी नज़र आती है, उभरी नज़र आती है, ऐसा आपने व्यू किया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो घनत्व है हवा का D1 है और पानी का क्या है, D2 है, और जो तरंग गुजर रही है दोनों माध्यम से गुजर रही है, इसीलिए ये विचलन दर्शा रहा है। ठीक है, अगर आप प्रकाश चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो प्रकाश चैप्टर पढ़ लीजिए फिजिक्स में जाकर के, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो पृथ्वी के अंदर परतें होती हैं, उन्हीं परतों को सत्यापित करता है हमारा पी तरंग का छाया क्षेत्र। अगर आप भूकंप केंद्र एफ यहाँ से घुमा के यहाँ कर देंगे तो ये छाया क्षेत्र भी उसी रेशियो में क्या होगा, बदल जाएगा। अर्थात अब यहाँ पर मेंस में एक क्वेश्चन बन जाता है कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र क्या होता है और पी तरंगों के छाया क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, और पी तरंगों का छाया क्षेत्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना में किस बात की सत्यता को सत्यापित करता है। तो इसका उत्तर होगा पी तरंगों का जो छाया क्षेत्र है ये सत्यापित करता है कि पी पृथ्वी के अंदर विभिन्न घनत्व की परतें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पी तरंग का छाया क्षेत्र मैंने भली भांति आपको स्पष्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसी को आप याद रखिए। अभी यस तरंग का छाया क्षेत्र एक के साथ एक फ्री के रूप में आपको ऑफर के रूप में दे देता हूं, जिसे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यस तरंग का छाया क्षेत्र दोस्तों, अब यस तरंग क्या है, जैसे आपने पी तरंग के लिए देखा कि ये पृथ्वी है, ये आपका भूकंप का केंद्र है एफ, यहाँ से तरंगे गुजर रही हैं, जैसे मान लीजिए ये सब तरंगे जा रही हैं, ये पी वाली ऐसे ही गई थी, सेम वैसे ही एस भी जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। ये सारी की सारी हैं तरंगे, डिजिटल पेन से लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ये पेपर वर्क नहीं है, आप पता है मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ कंप्यूटर के, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप इसे इग्नोर करिए। अब ये कोर है, क्या है दोस्तों, ये कोर है। ठीक है, कोर है। अब जब यस तरंग को हम लेते हैं, किस तरंग को लेते हैं, यस तरंग, तो यस तरंग का जो गुणधर्म होता है उसे जान लीजिए। यस तरंग जो होती है ये प्रकाश तरंगों की भांति व्यवहार करती है। किसकी बात करती है, प्रकाश तरंगों की भांति व्यवहार करती है। दूसरा जो गुणधर्म है ये है कि ये द्रव अवस्था से नहीं गुजरती। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पीसीएस से लेकर के आईएएस तक के एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी तरंग समुद्र तल के ऊपर नहीं पाई जाएगी, निम्न में से कौन सी तरंग विक्टोरिया झील के ऊपर नहीं आएगी, निम्न में से कौन सी तरंग, मतलब वो द्रव की बात नहीं करेगा, हमेशा आपको थोड़ा सा घुमाएगा। वो इसलिए घुमाएगा कि जिससे आप कंफ्यूज हो जाइए और कंफ्यूजन में आप गलती कर जाइए, और गलती करेंगे तो उसे बहुत मजा आता है कमीशन को, और वो चाहता है कि ये लड़का ऊपर ऊपर पढ़ा है तो अब इसको भुक्तभोगी होना पड़ेगा। तो यश तरंगे द्रव अवस्था से नहीं गुजरेंगे, चाहे द्रव नदी के रूप में आपको ऑप्शन में दे या आपसे कह दे
कि ये समुद्र है या कोई झील है। ठीक, तो ये प्रकाश तरंगों की भांति द्रवावस्था से नहीं गुजरती हैं। तो जब ये तरंगे पृथ्वी के अंदर प्रवेश करती हैं तो ये जो लकीर आप देख रहे हैं ये आउटर कोर है। कौन सा? आउटर कोर की आउटलाइन है, जो कि अभी आपने उसमें देखा है कोर में, ये 2900 किलोमीटर गहराई पर होती है। कितनी पर होती है? 2900। तो 2900 के बाद ये तरंगे जो अंदर घुस रही थी अंदर नहीं घुस पाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इससे साबित होता है कि यहाँ पर द्रव है। क्या है? द्रव। तो आप ये जान लीजिए कि यस तरंगों का छाया क्षेत्र ये बताता है कि पृथ्वी के अंदर 2900 किलोमीटर की गहराई पर जो भाग है वो द्रव अवस्था में है। ठीक, और साथ ही साथ जब ये द्रव में है तो यहाँ आगे घुसेगी नहीं, तो ये छाया क्षेत्र जो 103 डिग्री था पी तरंग में, और इधर भी 103 डिग्री था, यहाँ वाला भी 103 डिग्री था, आपको मैंने उसमें समझाया है 103 डिग्री 103 डिग्री। तो ये जो आपकी यस तरंगों का छाया क्षेत्र होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? 103 से 103 डिग्री के बीच हो जाता है। इस प्रकार से सत्यापित हो जाता है कि पृथ्वी के अंदर परतें हैं तथा उसमें से जो 2900 किलोमीटर के आगे वाली परत है वो द्रव अवस्था में है। तो इन दोनों गुणधर्मों का प्रयोग करके आपने देखा कि पृथ्वी के अंदर परतें पाई जाती हैं, उसमें असंबद्धता पाई जाती है, और साथ ही साथ उसकी एक परत ऐसी है जो कि कैसी है? द्रव अवस्था वाली है। ठीक, तो इस बात को आप फिगर बना के अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि इस कोर्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो प्रत्येक लेक्चर को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तभी जाकर के आप समझ पाएंगे। अब चलिए हम आ जाते हैं पी तरंगों के आधार पर जो हमारी पृथ्वी की संरचना है वो कैसी है, क्या है। अब ये हमारा मेन फिगर होगा जो कि हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, थोड़े से इसकी लंबाई बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है 0 से 70 किलोमीटर का, इसे हम कहेंगे क्रस्ट। क्या कहेंगे? क्रस्ट। 70 से 2900 किलोमीटर का जो भाग है इसको हम कहेंगे मेंटल। क्या कहेंगे? मेंटल। और जो 2900 से लेकर के 6370 किलोमीटर का भाग है इसको हम कहेंगे कोर। क्या कहेंगे? कोर। अंग्रेजी में हिंदी में क्रोड लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसका असमता का नाम भी आपको पता हो गया था। ये जो असमता थी, जो सबसे पहले वाली असमता थी, इसको हम नाम दिए थे मोहो। क्या नाम दिए थे? मोहो। इसके बाद इसके नीचे वाली जो असमता थी इसको हम नाम दिए थे गुटेनबर्ग। क्या नाम दिए थे? गुटेनबर्ग। ओके। अब दोस्तों जो आपसे एग्जाम में पूछता है, जो कि और बाद में जब रिसर्च हुआ, लोगों ने और मेहनत किया, तमाम चीज़ किया, तो उसके बाद जो है यहाँ पर पृथ्वी के अंदर एक और परत का निर्धारण किया गया। ये यहाँ पर एक असंबद्धता और बनाई गई। इस असंबद्धता को नाम दिया गया, अगर ऐसे ऐसे हम इसको थोड़ा डिफरेंट करने दिखाने के लिए करें तो इसका नाम है कोरनाड। क्या नाम है? कोरनाड असंबद्धता। ठीक है, कोरनाड असंबद्धता। ये मोह तो हो ही गई। इसके बाद 70 किलोमीटर के बाद एक असमता और है। इसकी जो गहराई होती है 700 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 700 किलोमीटर। तो 700 किलोमीटर पर 70 से 700 किलोमीटर के बीच में एक असमता पाई जाती है जिसका नाम होता है रेप्टी। क्या नाम होता है? रेप्टी। ये गुटेनबर्ग ही है। इसके बाद एक असमता यहाँ पर और पाई जाती है कोर में, जिसका नाम होता है लहमन। ठीक है, तो अब पृथ्वी के अंदर जो असंबद्धताएं हैं उसको आप समझने का प्रयास करिए। क्रस्ट में जो असंबद्धता पाई जा रही है उसका नाम है कोरनाड। उसके नीचे जो असंबद्धता है उसका नाम है मोहो। मेंटल के अंदर जो असंबद्धता है उसका नाम है रेप्टी। और यहाँ पर जो असंबद्धता 2900 किलोमीटर पर उसका नाम है गुटेनबर्ग। और सबसे कोर में जो असंबद्धता है उसका नाम है लहमन। तो इस प्रकार से पृथ्वी की जो सारी असंबद्धताएं हैं मैंने आपको बता दी, और आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछता है कि कोरनाड असंबद्धता कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे क्रस्ट में। अगर आपसे पूछा जाएगा रेप्टी असंबद्धता कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे मेंटल में। और यदि आपसे पूछा जाएगा कि लहमन असंबद्धता कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे कहाँ पर? कोर में पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी की संरचना हो गई, जो कि किसके आधार पर बताई गई? पी तरंगों के आधार बताई गई। और पी तरंगों के आधार पर ये जो आउटर कोर है, अभी आपने देखा था कि जो यस तरंग होती है यहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाती है। इस वजह से ये होता है किसमें? द्रव में। अर्थात हमारा आउटर कोर किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। अब इसी चीज को थोड़ा सा हम फिगर के रूप में आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों। अब देखिए, इसी चीज को अभी तक आपने पढ़ा। ये हमारी पृथ्वी है पूरी। ये देखो पृथ्वी दिख रही है आपको। इसमें से एक त्रिज्यखंड काट के बाहर निकाला गया। त्रिज्यखंड काट के जब बाहर निकाला गया तो यहां से पी तरंग को गुजारा गया था, कोर तक गई थी। ऐसे जब कोर तक गई थी
तो जो इसमें कई सारे भाग थे उसको समझना है आपको। ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, यहाँ देखो शो किया गया है बड़ा करके, इसको नाम दिया गया है क्रस्ट। क्या नाम दिया गया है? क्रस्ट। इसके बाद ये वाला देखो यहाँ पर लिखा है अपर मेंटल, ध्यान दो इतना भाग है अपर मेंटल, ठीक। अब क्रस्ट और इसके बीच में ये वाली जो लकीर आपको दिख रही है इसका नाम है मोहो असमता। इसके बाद यहाँ पर जो आपको असमता नजर आ रही है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, इसका नाम है रेपट्टी। क्या नाम है? रेपट्टी। यहां पर एक असमता और नजर आ रही है जिसका नाम है गुटेनबर्ग। अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया, क्या नाम है इसका? गुटेनबर्ग। आपको अच्छे समझ आएगा, गुटेनबर्ग। और यहां पर भी देखो एक असमता नजर आ रही है जिसका नाम है लहमन। क्या नाम है इसका? लहमन। तो पृथ्वी के अंदर जो परतें हैं कितनी हैं देख लो, एक क्रस्ट हो गई, दूसरा आपका अपर मेंटल, तीसरा लोअर मेंटल, चौथा आउटर कोर, पांचवा इनर कोर। तो पृथ्वी में कितनी परतें हो गई? पृथ्वी के अंदर 5 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें पाई जाती हैं? 5। तो ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि पृथ्वी के अंदर कितनी परतें पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे 5 परतें पाई जाती हैं। अर्थात हमारी जो पृथ्वी है प्यारी सी, इस पृथ्वी के अंदर कितनी परतें हैं? 5 परतें पाई जाती हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ओके। अभी जो पृथ्वी के अंदर जो 5 परतें हैं उनका जो नाम है क्रस्ट है, अपर मेंटल है, लोअर मेंटल है, आउटर कोर है और इनर कोर है। इस फिगर में दिया गया है। इस फिगर को देख करके आप आसानी से, जैसा फिगर अभी मैं ऊपर बना रहा था वैसे आप बना लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब यहाँ पर बात आती है कि हम लोग क्रस्ट, मेंटल और जो कोर है इसके बारे में कुछ इसकी सामान्य विशेषताएं भी जान लें। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं उसे हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। ये जो हमारा क्रस्ट है, क्या दोस्तों? क्रस्ट। ये जो क्रस्ट है ये सियाल से बना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सियाल से कहाँ पाया जाता है। मेंटल किससे बना है? सीमा से बना है। कोरोड किससे बना है? निफे से बना है। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन अगर अभी तक आप यहाँ तक डटे हुए हैं तो आपको मैं हिम्मत की दाद देता हूँ, आप अधिकारी जरूर बनेंगे। तो सियाल, सीमा, निफे। क्रस्ट सियाल से बना है, मेंटल सीमा से बना है और क्रोड किससे बना है? निफे से। अब यहाँ पे सियाल का मतलब सिल्का है, एल का मतलब एल्युमिनियम है। यहाँ पे सियाल है, यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ निकिल और यहाँ पर आयरन है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इस वर्गीकरण को जिसने बताया था उनका नाम है डॉक्टर स्वेस। क्या नाम है? डॉक्टर स्वेस। तो ये स्वेस के अनुसार है। तो टीजीटी पीजीटी वाले जो छात्र हैं वो लोग इस बात को नोट डाउन कर लें कि किसके अनुसार है? डॉक्टर स्वेस के अनुसार है। तो सियाल, सीमा, निफे जो इसका विवरण दिया गया है ये डॉक्टर स्वेस के अनुसार दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, तो सियाल, सीमा, निफे भी आप समझ गए होंगे। अब ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट में 2 चीजें हैं। एक है देखिए ओशनिक क्रस्ट, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, ओशनिक क्रस्ट, और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है। तो जो ओशनिक क्रस्ट होती है आपसे एग्जाम पूछता है किससे बनी होती है। तो जो ओशनिक क्रस्ट हमारी होती है वो बनती है बेसाल्ट नामक चट्टान से। किससे बनती है? बेसाल्ट चट्टान से बनती है। ये जो बेसाल्ट चट्टान होती है, यहाँ पे इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेसाल्ट चट्टान का जो घनत्व होता है ये लगभग 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। जबकि ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, वो बनती है आपकी ग्रेनाइट से। इसे नोट करिए कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट से बनती है, जिसका घनत्व होता है 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक, तो इस चीज को नोट करिए आप। आगे चलकर जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो इसका हम प्रयोग करेंगे और आपको बताएंगे कि जब 2 प्लेटें टकराएंगी, जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, सपोज दैट ये ओशनिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दोनों में जब टक्कर होगी तो इसमें से नीचे कौन दबेगी ये डिपेंड करेगा इसके घनत्व पर। तो हमेशा जो ओशनिक क्रस्ट होगी वही नीचे जाएगी टक्कर के समय, ध्यान रखिएगा आगे चल करके। इसका प्रयोग हम वहां पर करेंगे। अर्थात जो हमारी क्रस्ट है उसको 2 भागों में बांटा गया है। तो जो क्रस्ट में असमता पाई जाती है, 2 भाग का मतलब क्या है? एक ओशनिक क्रस्ट, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, इसमें जो असमता पाई जाती है उसका नाम कोरनाड मैंने पहले ही बताया, क्योंकि ये परत इतनी पतली होती है जिसके कारण से इसको जो है हम लोग शो नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता हो कि इसे शो करना चाहिए तो ये बहुत पतली परत है, कहीं कहीं पे बहुत ही पतली है, 5 किलोमीटर है। तो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे लीजिए, जो हमारी क्रस्ट की मोटाई होती है समुद्रों के नीचे ये मात्र 5 से 20 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 20 किलोमीटर। और ये जो हमारा कॉन्टिनेंटल होता है जहाँ पर ये, अब देखो थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊंगा, ध्यान से देखिए आप,
ये जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पर देखिए मोटाई इस क्रस्ट की ज़्यादा है, तो ये जो मोटाई होती है 70 से 100 होती है, जहाँ पे पर्वत उर्वत होता है 70 से 100 किलोमीटर होती है। जो ओशन होता है उसके नीचे बहुत कम होती है, 5 से लेकर के 20 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो ये आपके क्रस्ट की विशेषता हो गई। अब जो क्रस्ट में पाए जाने वाले जो तत्व हैं, जैसे आपसे पूछता है कि क्रस्ट में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है या पूरी पृथ्वी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, उसको मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। और उसका जो डाटा होता है, चार्ट होता है, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि इससे जुड़े हुए चार्ट और तमाम चीज़ें मैं आपको ग्रुप में प्रदान करूंगा। ठीक है, तो उसे आप वहां से याद करेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए जान लीजिए कि संपूर्ण पृथ्वी में सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो लोहा पाया जाता है, और क्रस्ट में जो सबसे अधिक तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। इतना तो हर बुक में देता है, लेकिन एक बार आईएएस में एग्जाम में पूछ लिया कि आप ये बता दीजिए कि पृथ्वी के जस्ट सतह से ऊपर और पृथ्वी क्रस्ट के नीचे ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक कहां पर होगी, तो इसका जो उत्तर है हम आपको बता रहे हैं कि सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो क्रस्ट में होती है। कहां पर होती है? क्रस्ट में होती है। इसी क्रस्ट के अंदर की जो ऑक्सीजन है उसको पेड़ पौधे और तथा पृथ्वी के अंदर रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु, सूक्ष्म जीव इसका प्रयोग करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार से क्रस्ट की आप विशेषता जान गए दोस्तों। अब इसके बाद हम आते हैं मेंटल पर। अब मेंटल की जो विशेषता है, इसको आपको जानने से पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में विस्तार से जानना होगा। ये जो मेंटल है, देखिए अभी कुछ देर पहले ही आपने देखा था इस फिगर को, ध्यान दीजिए। ये जो मेंटल है, देखिए ये मेंटल यहां से लेकर यहां तक है। ठीक, अब ये जो मेंटल का गुणधर्म है ये क्या है? यहाँ मेंटल में एक परत पाई जाती है। इस परत को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस परत को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। इस परत को कहा जाता है स्थेनोस्फेयर। क्या कहा जाता है? स्थेनोस्फेयर। हिंदी में इसको कहते हैं दुर्बलता, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको दुर्बलता, एक मिनट, दुर्बलता मंडल। ठीक है दोस्तों, दुर्बलता मंडल या स्थेनोस्फेयर। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि स्थेनोस्फेयर कहाँ पाया जाता है, तो इसको आप बहुत आसानी से बताएंगे कि जो हमारा स्थेनोस्फेयर होता है वो कहाँ पाया जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्थेनोस्फेयर इसमें दिख रहा है। ये देखो जो इस कलर का है, आपको अलग कलर दिख रहा है, यही स्थेनोस्फेयर है। ये लचीला होता है, प्लास्टिक की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है? प्लास्टिक की भांति व्यवहार करता है। प्लेट टेक्टोनिक में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने अंडा देखा हो, क्या देखा हो? अंडा। अंडा नहीं देखा तो लेके आइए हमारे पास, हम खाते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंडे के अंदर क्या है। तो ये जो हमारा अंडा होता है, अंडे का छिलका होता है क्रस्ट। ठीक भाई, अंडे का छिलका क्रस्ट। अंडे के नीचे एक झिल्ली लगी होती है। अगर आपने अंडा कभी ध्यान से देखा हो तो एक पॉलीथीन लगी होती है जैसे पतली सी, वही है आपकी पृथ्वी की क्रस्ट। जैसे आपकी ये जो पृथ्वी है ना, जिस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में साम्यता रखती है, जैसे आपके एक अंडे के अंदर है, एक भ्रूण के अंदर है, सेम वही चीजें पृथ्वी के अंदर भी पाई जाती हैं। सभी ग्रहों, नक्षत्रों, तारों, सब में ये चीजें हैं। तो आप ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो बनाने वाला जो गॉड है, वो ईश्वर है, बहुत महान है। उसको हम लोग अभी तक कुछ भी नहीं जानते। 1% क्या, दशमलव लगा करके हजारों जीरो लगा दीजिए, उसके बाद भी हमारा नॉलेज उनके बारे में कुछ नहीं है। तो ये जो हमारा अपर मेंटल है, इसकी जो सबसे विशेष बात है कि इसमें पाया जाता है स्थेनोस्फेयर, दुर्बलता मंडल। ये स्थेनोस्फेयर का कार्य होता है, इस पर जैसे दाब लगाते हैं तो नीचे दब जाता है, जैसे लचीला होता है, और दाब हटाने पर ये फिर से अपनी अवस्था में आ जाता है। इसको आगे चल के हम महाद्वीपों और महासागरों की जब उत्पत्ति पढ़ाएंगे तब इसका प्रयोग करेंगे। किस विज्ञान में? समुद्र विज्ञान में। अब आपको लग रहा होगा पढ़ तो रहे थे संरचना भाई पृथ्वी की, समुद्र विज्ञान की बात आ गई। जी हाँ, मैंने आपसे शुरुआत में कहा था 70% सिलेबस किससे तय होता है? आपका जो है पृथ्वी की संरचना से तय हो जाता है। तो पृथ्वी की संरचना से आपके भूगोल का 70% सिलेबस तय हो जाता है। और साथ ही साथ ये जो अपर मेंटल का ये जो स्थेनोस्फेयर है दोस्तों, यहीं से ज्वालामुखी का जो लावा होता है, क्या होता है? ज्वालामुखी का लावा यहीं से निकलता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो लोअर मेंटल है, इसका जो टेम्परेचर होता है ये नियर अबाउट 4500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दुर्बलता मंडल जो है, इसका जो टेम्परेचर होता है ये 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको भी नोट कर लीजिए आप। ये जो आउटर कोर होता है, यहाँ का टेम्परेचर होता है 5000 डिग्री सेल्सियस, और जो इनर कोर है इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। लोअर मेंटल से कोई बहुत विशेष बात जुड़ी हुई नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आउटर कोर में। तो ये जो आउटर कोर है पृथ्वी का, ये होता है द्रव अवस्था में। किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। क्यों होता है? अगर आपने सारी बातें नोट कर ली हो तो हम इसको थोड़ा मिटाना चाहेंगे। ठीक है,
क्योंकि इस फिगर को हमें एक्सप्लेन करना है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी बातें हमको बतानी पड़ेंगी आपको। तो देखिए, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। ये जो आउटर कोर आपको दिख रहा है, आपको ज्ञात है कि जो हमारा आउटर कोर है इसमें आपकी यश तरंग जो थी भूकंप की वो प्रवेश नहीं कर पाती थी। इसके वजह से हमने ये घोषित कर दिया कि ये किस अवस्था में, द्रव अवस्था में है। जाहिर सी बात है यहाँ पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है, निकिल और आयरन, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि निफे से बना है। किससे बना है, निफे से। तो जो पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व की क्षमता है, कौन सी क्षमता है, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म की जो क्षमता है वो आउटर कोर से संबंधित होती है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के अंदर का जो भू चुंबकत्व है वो कहाँ से संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा आउटर कोर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आउटर कोर से जुड़ी हुई दो विशेष बातें थी कि ये द्रव अवस्था में है और साथ ही साथ यहाँ से चुंबकत्व जो पृथ्वी का होता है वो यहीं से उत्पन्न होता है। ठीक, इसके बाद फिर हम चलेंगे इनर कोर पर। कहाँ चलेंगे, इनर कोर। तो ये जो हमारा इनर कोर है इस पर इतना अधिक दाब है कि इस दाब की वजह से ये ठोस अवस्था में, किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। जबकि टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन है ठोस अवस्था में। भाई 6000 डिग्री सेल्सियस पे लोहे को रख दोगे तो भाप बन के उड़ जाएगा, दिखेगा नहीं। लेकिन इतना अधिक दाब है कि उसके जो अणु हैं, उसके जो मॉलिक्यूल हैं, उसको छोड़कर जा नहीं पा रहे हैं। छोड़कर जा नहीं पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसी अवस्था में बने हुए हैं। इस प्रकार से जो पृथ्वी का जो आधार है, ये जो घनत्व है इसका सबसे अधिक होता है। आपने देखा था कि इसका जो घनत्व है लगभग 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। मैंने पहले ही आपको पढ़ाया है इसी क्लास में। तो अब अगर ये चीज़ आपको पता है तो जाहिर सी बात है आप इसे बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि ठोस ये क्यों है। और आपको एक चीज़ और हम बता दें, पूरे पृथ्वी के आयतन का थोड़ा सा मैं मिटाना चाहूँगा, अगर अभी नोट नहीं किए तो आप उसे नोट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए मैं मिटा के बताऊँगा आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है तो इसीलिए मैं उसको बता रहा हूँ। ये जो आपका इनर कोर है ये संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का कितना है, 16% है। और घनत्व का मतलब डेंसिटी का ये कितना है, 32% है। कितना है, 32% है। ठीक, ये बात आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छे से पूरे विस्तार के साथ पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, उसकी क्या क्या खासियत है, उसको कैसे ज्ञात किया जाता है, इत्यादि बातों को बहुत विस्तार पूर्वक मैंने बता दिया है। अगर फिर भी कोई आपके मन में शंका हो, कुछ आपको पूछना हो, तो आपका हम स्वागत करेंगे अपने चैनल पर। और इसके लिए हम अलग से एक क्लास और मतलब जो प्रश्न करने के लिए आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है तो इसके लिए हम टाइम निर्धारित करते हैं और आपको जूम मीटिंग करवाते हैं। क्या करते हैं, जूम एक ऐप आता है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जूम ऐप के माध्यम से आपको हम प्रश्न का जो आपके मन में शंका होती है उसका सलूशन देते हैं लाइव। ऐसे क्लास में लाइव आकर के आपके सामने वीडियो कॉलिंग जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हैं वैसे ही एक वो ऐप होता है, तो उसमें हम अपना स्क्रीन का प्रयोग करके लैपटॉप में आपको पढ़ के मतलब लिख करके समझा सकते हैं, उसमें फिगर दिखा सकते हैं, तमाम चीज़ कर सकते हैं। इसकी जो कोर्स की फीस है वो मात्र 3000 रुपये है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आप इस कोर्स को करेंगे तो जाहिर सी बात है आप बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे। देखिए इसका ये सिलेबस है पूरा, इसका सिलेबस, इसमें पर्यावरण भी अभी इसमें ऐड नहीं है और जबकि मैंने ग्रुप में दे दिया है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप इसे ज्वाइन करिए और पूरा लेक्चर वाइज आपको पूरे विस्तार के साथ पढ़ाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जान लीजिए, इसका जो उद्देश्य है आपकी प्री परीक्षा को पास कराना है। अगर आप इस को जुड़ेंगे तो आप प्री परीक्षा को पास कर लेंगे। इस कोर्स की संपूर्ण फीस मात्र 3000 रुपये है, जबकि नॉर्मली ये फीस होती है 10,000 रुपये। कितनी होती है, 10,000 रुपये, जबकि ऑनलाइन में ये फीस आपको मात्र 3000 रुपये में ये पूरा कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने इस कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है तो आप इस नंबर पर जो 94 15 29 35 60 है, इस पर कॉल करके हमसे संपर्क करिए और इसमें जुड़ जाइए। और आपका जो मतलब ऑनलाइन क्लास है वो बहुत ही क्या होगा, सफल होगा और आप अच्छे से अपनी नौकरी, जो मनचाही नौकरी, उसे प्राप्त कर पाएंगे। तो जो हमारा लेक्चर फर्स्ट है, इसी के साथ हमारा लेक्चर फर्स्ट समाप्त होता है। तो आपको इसको देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है
तो हम जूम ऐप पर आपका स्वागत करेंगे, बशर्ते आप हमें प्रश्न बताएंगे कि सर हमें प्रश्न करना है, तो इसकी टाइमिंग हम आपको बता देंगे जूम पर। जूम ऐप पर आकर के आप चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, बाय बाय, थैंक्स।